अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट फ़रज़ीन अमीन और आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सरगोशियां की जाती हैं, चुपके से बातें की जाती हैं, लेकिन कोई ओपन डिस्कशन नहीं होता। ना ही इसके बारे में कोई इस तरह से बात की जाती है जहां पे वाज़े हो सके कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं बात कर रही हूं कि हमारे माशरे में 40 और 40 प्लस ख़वातीन डिवोर्स की तरफ क्यों जा रही हैं और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में दोबारा क्यों सोच रही हैं। हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे शादी को ज़िंदगी भर का रिश्ता समझा जाता है और ख़वातीन पे ख़ास कर दबाव होता है कि उन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए कुर्बानियाँ भी देनी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करने हैं और इस चीज़ का सारा प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है। उसके बावजूद अब वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, सोसाइटल फैक्टर्स हैं और कल्चरल फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो रहे हैं 40 और 40 प्लस ख़वातीन पे कि वो डिवोर्स की तरफ जा रही हैं या वो अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर है। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा, जिनके साथ हम एक तफसीली और ओपन डिस्कशन करेंगे कि ख़वातीन जो 40 या 40 साल से उम्र की से ज़्यादा हो गई हैं वो तलाक़ की जानिब क्यों जा रही हैं। डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा, आप बहुत सारी ख़वातीन की ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं और उन्हें रहनुमाई देती रही हैं मुख्तलिफ़ औक़ात पे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके तज्ज़िये में या आपके तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में, आपको क्या लगता है कि जो ख़वातीन 40 ईयर्स से ऊपर की हो चुकी हैं या 40 ईयर्स की हैं, वो दोबारा से अपनी मैरिटल लाइफ को क्यों उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गई हैं? वो क्या फ़ैक्टर्स हैं कि वो एक दफ़ा दोबारा से सोच रही हैं कि उन्हें अपनी मैरिटल लाइफ के बारे में कुछ करना चाहिए? देखिए, हमारे माशरे में अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि 25 या 20 प्लस जब लड़की होती है उसकी शादी हो चुकी होती है। फिर उसकी ज़िंदगी की 40 साल तक जो ज़िंदगी का उसका टाइम है वो इसमें गुजरता है कि बच्चों की स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। जब एक औरत 40 साल की उम्र में पहुँचती है, एक शादीशुदा औरत, तो उस वक़्त बच्चे अपने करियर ओरिएंटेड हो चुके होते हैं। उस वक़्त औरत जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचती है कि उसने अभी तक लाइफ में क्या अचीव किया है, क्या उसके गोल्स थे, उसने क्या कुछ अचीव कर लिया है। और ये वो टाइम होता है जब औरत में इमोशनल जो उसकी अटैचमेंट होती है वो कम होना शुरू हो जाती है अपने हस्बैंड से, इमोशनल नीड्स उसकी ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा जो औरत होती है वो ख़ुद को अकेला महसूस करना शुरू करती है कि उसे लगता है कि सिर्फ़ उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के जितने भी साल गुजारे हैं वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में गुजारे हैं, तो उसकी अपनी ज़ात कहाँ पे खड़ी है इस वक्त। तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स होते हैं जब औरत जो है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर देती है। यानी एक बहुत ही वल्नरेबल, एक बहुत ही कमज़ोरी वाली सिचुएशन में अपने आप को औरत पाती है जब वो डिटैच हो रही है अपने रिश्तों से और वो दोबारा से गौर व फिक्र करने पर मजबूर हो गई है। आपके पास बहुत सारी ख़वातीन आती होंगी जो आपसे बात भी करती होंगी, तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं जो वो ख़ुद आके आपको शेयर करती हैं कि मैं अब ये फ़ेस कर रही हूँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आइसोलेशन, तन्हाई। बिकॉज़ हस्बैंड वो जॉब पे, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ होती हैं घर में, जिन्होंने सारा दिन गुजारना होता है, बच्चे वो अपनी स्कूलिंग में, अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि औरतें पहली बात है ख़ुद को तनहा महसूस करती हैं। सेकंड थिंग ये है कि इनकी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती, सही मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होती ख़वातीन, जिसकी वजह से उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसके अलावा शौहर की तवज्जो बढ़ जाना, बच्चों की तवज्जो बढ़ जाना, ये सारे वो मसाइल हैं जो कि डिस्कस कम किए जाते हैं। सेकंड थिंग ये है कि इन चीज़ों को कंसीडर कोई नहीं करता उनकी फैमिली में। एग्जैक्टली मतलब एक औरत है वो हमेशा से अपने हस्बैंड से अटैच रही है, अपने बच्चों से अटैच रही है। अब बच्चे उस उम्र में जहाँ पे वो ज़्यादातर वक्त स्कूल और एकेडमीज़ में गुजार रहे हैं, हस्बैंड अपने काम काज में मसरूफ़ है, तो औरत के पास वो एक ऐसा इंडिविजुअल स्पेस है, अकेली है, जब वो इन चीज़ों के ऊपर गौर कर सकती है और ख़ुद को अकेला भी महसूस कर रही है। तो ये आप मुझे ये बताएं कि इनके अलावा कुछ वो कौन से सोसाइटल फैक्टर्स हैं जो अराउंड मूव कर रहे होते हैं ख़ातून के, जो उनको मजबूर करती है या उसके ऊपर प्रेशर डालती है कि वो अपने आप को इस तरीके की सिचुएशन में अकेला महसूस करती है या कमज़ोर महसूस करती है, अपना राय बदलने के बारे में सोचती है? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस पॉइंट पे आके। ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ में या हमारे कल्चर में ख़वातीन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर हस्बैंड कोऑपरेटिव हो तो औरत हर तरह के लोगों के साथ गुजारा करने के लिए तैयार हो जाती है। हस्बैंड अगर कोऑपरेटिव नहीं होता तो औरत के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और हमारी सोसाइटी में ये बात कही जाती है कि आपने कोऑपरेट करना है,
कुछ भी हो जाए आपने कंप्रोमाइज़ करना है। और ये कंप्रोमाइज़ सिर्फ औरत को ही सिखाया जाता है कि आपने कंप्रोमाइज़ करना है, ये हमारा सोसाइटल प्रेशर होता है। सेकंड थिंग ये कि अगर औरत इंडिपेंडेंस चाहती है, लिबर्टी चाहती है, या सिर्फ वो ये हम कह लें कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारना चाहती है, तो उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपने अलग नहीं होना। यानी हमारा एक कल्चर बन गया है, कल्चर बन हालांकि गया और हम लोग अपने कल्चर की रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। सही, यानी हम लोगों ने कल्चरली एक खातून को इतना डिप्राइव कर दिया है, एक औरत को इतना डिप्राइव कर दिया है कि उसकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के अराउंड घूमती है। ये हमारा स्पेशली उन ख़वातीन के बारे में बात हो रही है जो बिल्कुल हाउस वाइफ हैं, घरेलू ख़वातीन हैं जो घरों में ही रहती हैं, कोई काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, आउट गोइंग नहीं है। अच्छा, ये एक डिफरेंस है कि जो लोग जो ख़वातीन जॉब करती हैं और जो हाउस वाइफ्स हैं, इनके अंदर हम डिफरेंस देखें अगर, तो कौन सी वो ख़वातीन हैं जो आपके हिसाब से, आपके पास जो केसेस आते हैं उसके हिसाब से तो तलाक़ की तरफ ज़्यादा रुजू करती हैं? जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरतें हैं वो जा रही हैं डिवोर्स की तरफ, या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं वो जा रही हैं डिवोर्स की तरफ? जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अच्छा। जो हाउसवाइफ हैं उन्हें ये होता है कि अगर हम लोग डिवोर्स ले लेंगे या हम अलग सेपरेशन की तरफ आते हैं तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा। जो इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उन्हें पता होता है कि जी हम लोग अपने बच्चों को कर सकते हैं, अपने बच्चों के फाइनेंसेस हम उठा सकते हैं। तो इसके अलावा जो जॉब होल्डर्स ख़वातीन हैं उन्हें ये लगता है कि हमारा सोसाइटी में एक नाम है, हमारी पहचान है, तो हमें हस्बैंड की सपोर्ट अगर नहीं भी होगी तो हम लोग सोसाइटी के साथ चल सकते हैं। यानी जो हाउस वुमन है उनके दरमियान, उनके इर्द गिर्द तो इस तरह का एक दायरा बन गया है कि वो निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकती, क्योंकि उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है कि वो किस तरीके से सस्टेन करेंगी। लेकिन जो ख़वातीन अपना फ़ाइनेंशियली इस काबिल हैं या बेयर कर सकती हैं, उनके अंदर हमने ये देखा है कि जब उनको वो उस पोजीशन पे आ जाती हैं कि जब वो तन्हा भी महसूस कर रही हैं और कल्चरली भी उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया गया है, तो वो फिर फ़रार का रास्ता कह सकते हैं इसको कि हम वो एस्केप ढूंढती हैं और वो फिर इस चीज़ को कह अपना सकते हैं। escape लेकिन समझती हैं। हम यहाँ पे एक बात ये भी आएगी कि समटाइम ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जो कि जॉब होल्डर हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो भी डिवोर्स की तरफ कम ही जाती हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो डिवोर्स है वो एक टैबू है। हमें लगता है कि अगर औरत को डिवोर्स हुई है या उसने खुद लिया तो यकीनन औरत में ही कोई मसला होगा। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है कि फ़ौरन से स्टिग्मा डाल देते हैं। कोई नहीं देखता, जी जी, कोई ये नहीं सोचता कि शायद मेल की साइड से भी कोई गलती हो सकती है। इस बात को कोई कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है हमारी सोसाइटी में। एग्जैक्टली। जबकि अगर डिवोर्स होती है तो डेफिनेटली इसमें दोनों साइड से गलतियां होती हैं जिन्हें एडमिट नहीं किया जाता, सिर्फ ब्लेमिंग होती है, वो सिर्फ औरत की ज़ात पे होती है। तो ज़्यादा ब्लेम जो है वो क्योंकि ख़वातीन पे आ रहा हो, तो ये देखते हैं। आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में ये तो हमने देखा ना कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, बड़े प्रेवलेंट हैं, हम देख रहे हैं। कल्चर भी हमारा वो कल्चर नहीं है, बट एक कल्चर होता है जो बिल्ड कर दिया जाता है हमारे इर्द गिर्द। क्योंकि अगर हम अपने हिस्टोरिकली कल्चर की बात करें तो बड़ी इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं जो हमारे इसी कल्चर का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब जो है वो हमने दूसरी चीज़ों को अडॉप्ट करके ये एक सेपरेशन का कल्चर बना लिया। लेकिन ये जो 40 साल का मार्क है कि जब ख़वातीन 40 साल की इन पर्टिकुलर हो जाती हैं, तो नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली तौर पर उन पे वो कौन सी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जो या उनको समझ में नहीं आती, या उनको उसके अंदर महसूस होता है कि दिस इज़ इट, दिस इज़ माई टाइम, अब मैं ये और नहीं कर सकती। साइकोलॉजिकल थेरीज की बात करें तो एरिक एरिक्सन, ठीक है, वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब 40 साल की जो उम्र होती है, मिडिल एडल्टहुड जो एज होती है ना, वो बेसिकली वो एज होती है जहाँ पे इंसान 2 स्टेजेस के दरमियान में स्ट्राइव कर रहा होता है। एक स्टेज वो होती है जनरेटिविटी, दूसरी स्टेगनेशन। अगर इस स्टेज पे, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया कि औरत जो होती है इस स्टेज पे सोचती है कि उसने अपने क्या क्या टारगेट्स अचीव किए, क्या गोल उसने अचीव किया, वो इस वक्त ज़िंदगी के किस मुकाम पे खड़ी है। सही। तो अगर तो वो अपनी प्रीवियस लाइफ से सेटिस्फाइड होगी तो डेफिनेटली वो जनरेटिविटी की तरफ जाएगी, वो प्रोडक्टिव होगी। सही। अगर वो अपनी जो प्रीवियस लाइफ है, प्रीवियस उसकी जो मैरिड लाइफ है, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो स्टेगनेशन की तरफ जाएगी, वो आगे ग्रो नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने उसी एक सर्कल के अंदर ही रहेगी।
तो ये हम देख रहे हैं कि औरत की ज़िंदगी ख़ासकर 40 साल के बाद, ख़ासकर आप कह रही हैं कि हाउस वाइफ्स की जिनकी ज़िंदगी के अंदर ख़ास बदलाव नहीं आता, वो एक स्टेगनेंट पोजीशन पे चली जाती है कि वहीं पे खड़ी रही है। साल ज़िंदगी में गुजर रहे हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उसी जगह पे खड़ी हैं, उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है जो उनको मजबूर करती है इस चीज़ को सोचने के लिए। इसके अलावा ये है कि 40 साल की उम्र वो उम्र होती है जिस वक्त ख़वातीन में फिजिकल चेंजेस हो रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। इन चीज़ों पे बड़ा स्टिग्मा है कि कोई डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कोई इन चीज़ों को कंसिडर ही नहीं करता। उन्हें लगता है कि शायद ये काम करके थक गई है, ये बच्चे संभाल के थक गई है, जिम्मेदारियों से थक गई, इसलिए ऐसा रवैया अपना रही है, जबकि हकीकत ये नहीं होती। 40 साल में बेसिकली मेनोपॉज होता है। अब मेनोपॉज तो इस तरह का वर्ड हो गया है कि आप किसी ख़वातीन के ओपन जगहों पे जहाँ 4 ख़वातीन बैठी आपस में डिस्कशन कर रही हैं, वहाँ पर भी इस बारे में बात नहीं की जाती कि कितना बड़ा रोल जो है वो मेनोपॉजल फेज़ का एक लड़की की या एक खातून की ज़िंदगी में होता है। ऐसा ही है। तो बेसिकली जब मेनोपॉज स्टेज पे एक फ़ीमेल जाती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस हो रही होती हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर, वो समटाइम गुस्सीली हो जाती है, अकेले रहना चाहती है, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना चाहती है, और यही वो होते हैं टाइम होता है जिस वक्त उसे ज़्यादा केयर और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कि अगर आप मिल बैठ के बातचीत कर लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, औरत की आधी तकलीफ़ या आधी थकान आप कह लें ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ये समझो कि अगर औरत चिड़चिड़ी हो रही है, गुस्सा कर रही है, आप उसके साथ वैसा ही रवैया करो या उससे बुरा सलूक उसके साथ करो, तो डेफ़िनेटली उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ लेके जाएंगी। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ तो पहले ही चल रहे हैं, उसके साथ वो उन्हें फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की फॉर्म में ले जाएगी। सही, जिसका ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रीटमेंट सिर्फ उसी सूरत में होगा जब आप उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम समझोगे। हम यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो साइकोलॉजिकल इशू है, ख़ासकर जो ख़वातीन 40 से ऊपर की हो गई हैं, उनमें आपके पास ज़्यादा केसेस क्या आते हैं? ख़वातीन डिप्रेशन की तरफ जा रही हैं, एंजाइटी की तरफ जा रही हैं, या किसी और एक्यूट बीमारी की तरफ जा रही हैं जिसके बारे में हमें कोई इल्म ही नहीं है? डिप्रेशन और एंजाइटी ये तो मेजर है ना। इसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी के अलावा जो हिडन है वो निगलेक्टनेस, इमोशनल निगलेक्ट, इमोशनल अब्यूज़। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि ये स्टेज वो होती है जब औरत को अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, अपने लॉज की सपोर्ट चाहिए होती है। वो सारा दिन अगर थकी आ रही है काम करके, बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, तो उससे ये होता है कि चलो 2 मिनट कोई उसके साथ उसकी बात शेयर करने वाला हो, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करे। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। बिल्कुल हमारे यहाँ कम्युनिकेशन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि बातचीत करने से कितनी चीज़ें हैं जो हल हो जाती हैं। तो ये जो ख़वातीन अपने अंदर पाइल ऑन करती हैं कि वो बताएंगी नहीं, अंदर अंदर घुटती रहेंगी, चिढ़ती रहेंगी, और फिर एंड स्टेज ये आता है कि हम देखते हैं कि वो डिप्रेशन में। उसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा फेस करने लग जाती हैं। हमने खैर हमारे पास इस वक्त वो वाली एक्सपर्टी तो नहीं है, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन ये है कि ख़वातीन का बीपी में अक्सर 40 के बाद बीपी की पेशेंट होने शुरू हो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। बिल्कुल ठीक, दोनों इकट्ठे होते हैं। हमारे पास जब एंजाइटी का पेशेंट आता है वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एंजाइटी है, बिल्कुल वो आपके पास आके कहेगा कि मेरे मैदे में दर्द है, मेरा मैदा ठीक नहीं रहता। सही, वो मैदे के टेस्ट करवाता रहता है, वो डिफरेंट अपने मेडिकल टेस्ट करवाता रहता है, चेकअप करवाता है, जबकि जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं हमें ये पता चलता है कि एंजाइटी का पेशेंट है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में ही आते हैं। सही, अब कोई अनपढ़ खातून है या कोई, अगर हम 40+ ख़वातीन की बात करें, 50 साल की खातून की हम बात करें, वो हमें आकर ये नहीं कहेंगी कि मुझे डिप्रेशन है, वो ये कहेंगी कि मेरा दिल करता है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। वो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपके पास लेके आती हैं। या वो ये कहेंगी कि मैं थकी रहती हूँ। जब आप थोड़े से भी टेंस होते हो, आपको थोड़ी सी भी टेंशन या एंजाइटी होती है, आपका दिल ही नहीं चाहता कोई काम करने को, आप लेजी फील करते हो, आपका जिस्म थका हुआ रहता है, आप चाहे सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहो। अच्छा, ये बड़ा आराम से ना टर्म कर दिया जाता है, जो हमने देखा है, रुझान भी है पाकिस्तान में, कि अगर किसी की माँ है या किसी की बीवी है तो कहते हैं भाई ये तो हर वक्त थकी रहती है, या कहते हैं कि ये बहुत सुस्त हो गई है। पर वो ये जो सुस्त हो गया है कोई, या उसको थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या रीज़न है वो फाइंड आउट नहीं करते।
क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली बातचीत नहीं हाँ, होती। क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। सही। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हैं तो फिर घर ख़राब होते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है जो हमारे यहाँ तो बिल्कुल डिस्कस नहीं होती लेकिन होनी चाहिए, कि एक इंसान की अपनी शनाख्त होती है। और कुछ स्टडीज़ में, जैसे मैं भी रिसर्च कर रही थी आपसे बात करने से पहले, मैंने देखा कि 40 साल की जो उम्र है ख़ासकर ख़ातून के लिए, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आके उसको अपनी शनाख्त के बारे में बड़े सवाल उठते हैं बिल्कुल उसके ऐसा ही है। दिमाग में, कि उसकी शनाख्त है क्या, आइडेंटिटी क्या है, क्या वो बिल्कुल। सिर्फ माँ है, बीवी है, या उसकी कोई और भी शनाख्त है। तो ये वाला जो अपनी इंडिविजुअलिटी को ढूंढना या अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी शनाख्त के बारे में जो सवाल हैं, ये इस उम्र में आके ख़ातीन को इतना तंग क्यों करता है? क्योंकि अगर हम बात करें, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही होती। सही। इस स्टेज पे जब वो देखती हैं, अपने बच्चों को ग्रो करते हुए देखती हैं, बात वो ये कि वो पहली बात है तनहा होती हैं। फिर उन्हें ये लगता है कि हमने जो भी डिग्रीज़ वगैरह की है, हमारी जो पढ़ाई है, हमने उन्हें कहाँ यूटिलाइज़ किया है, वो बिल्कुल। कहाँ हमारे काम आ रही है। जब फिर वो अपनी कोलीग्स को देखती हैं कि वो मेरे साथ पढ़ी थी, मेरी कोलीग है या मेरी क्लास फेलो है, वो आज इस मुकाम पे खड़ी है, तो मैं क्यों नहीं हूँ? अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो ये चीज़ भी सिर्फ़ उसी सूरत में होती है जब आपको सपोर्ट होती है। और किस हद तक काबू कर सकती हैं ख़वातीन? यानी उनको पता है कि वो एक फ़ेज़ से गुज़र रही हैं। ज़ाहिर है ये बात कि हम ख़वातीन में भी उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर किसी डिप्रेशन से गुज़र रहा है, या उसको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या उसका दिल घबरा रहा है और उसका दिल कर रहा है कि वो घर से ही भाग जाए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि क्या काबू में होता है ख़ातून के अपने बिल्कुल जज़्बात काबू को में होता रखना? है। तो उस काबू में रखने के लिए कितनी अवेयरनेस चाहिए कि हाँ, मुझे अब पता है तो मैं काबू में नहीं रख सकती हूँ। अब एक औरत को पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो किस तरीके से उसको काबू में देखिए, रखेगी? जज़्बात और सोचें ये दोनों जो हैं ये साथ-साथ चलती हैं। सही। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी ना, अगर आपकी सोच मनफ़ी होगी, जैसे आपने बोला कि मेरा दिल करता है मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, मैं यहाँ से चली जाऊँ, बिल्कुल। कहीं निकल जाऊँ, तो इसके साथ आपके डेफ़िनेटली कनेक्टेड होंगे नेगेटिव इमोशंस, जी। आपके मनफ़ी जज़्बात होंगे। आपको गुस्सा आएगा, आपका दिल करेगा आप किसी से बात ना करें, आप चिड़चिड़ी होंगी, आप रोएँगी, चीखेंगी, इस तरह की चीज़ें। तो जब आप अपनी सोचों को काबू करना सीख जाते हैं ना, कि आपने मस्बत सोचनी है, जब आप मस्बत सोचोगे डेफ़िनेटली आपके जो इमोशंस हैं, इमोशनल रेगुलेशन भी इंसान की वो मस्बत होना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी हद तक इंसान पर के आपको काबू में नहीं होता लगता है। कि ये बड़ा, मतलब हम लोग अभी जो ख़वातीन अभी 40 ऊपर नहीं भी गईं, उन ख़वातीन को भी जब एक फ़ेज़ आता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, और हम कहते हैं, यही प्रोपोगेट भी करते हैं कि अच्छा सोचें, मुस्बत सोचें, पर क्या आपको नहीं लगता कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको ख़ुद से चेक में रखना विदाउट हैविंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जब आपके अराउंड एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है कि हर तरफ नेगेटिविटी है लेकिन ख़ातून जो है वो अपने आप को किसी तरह पॉजिटिव रखे? देखिए, जब आप अपना माइंडसेट आप पॉजिटिव रखेंगे, अपनी सोच आप मस्बत रखने की कोशिश करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है, आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहेगा। सही। आपके अराउंड नेगेटिविटी डेफ़िनेटली वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप उन चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि आप माशरा चेंज नहीं कर सकते। सही। हमारे जो कंट्रोल में होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम खुद को चेंज कर लें, अपना बिहेवियर हम चेंज कर लें। ओके। प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। आप जैसे बीइंग का साइकोलॉजिस्ट, हमारे पास अगर पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग सबसे पहला काम ही उनके थॉट्स पे करते हैं। CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो काम ही इंसान की कॉग्निशन पे करती है। उसका काम ही होता है इंसान का जो वे ऑफ थिंकिंग है उसे चेंज करना, जिसके अंदर हम उन्हें बताते हैं कि आपकी थिंकिंग एरर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि सोचने की भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं। बेशक। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका सोचने का नज़रिया क्या है। लेकिन ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेशल हेल्प बिल्कुल ऐसा लेनी ही है, पड़ेगी ना। लेनी जैसे पड़ेगी। आप मुझे समझाएंगी, मुझे समझ में आएगा, मैं उस बारे में सोचूंगी, लेकिन वो ख़वातीन जो हाउस बाउंड हैं, जो घर से निकलती ही नहीं हैं, या उनका सर्कल इतना सा है कि अपनी अम्मी से बात कर ली, अपनी बहन से बात कर ली, अब तो सहेलियां भी बहुत कम ख़वातीन की हैं, तो उनको सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से ये ज़रूरत है कि हमारा फोकस ये हो एज अ सोसाइटी कि इट इज़ ओके कि आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इतना बड़ा स्टिग्मा नहीं है जितना समझा जाता है। क्योंकि आपकी बातों से जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि सारी उलझनें हैं,
लेकिन किसी की हेल्प चाहिए होती है जो आपको बताता है कि भाई सुलझाने के स्टेप लिए, बाय बिल्कुल स्टेप ऐसा ही आप है। ऐसे करेंगी ऐसे होगा, आप ऐसे करेंगी ऐसे होगा। लेकिन जब तक कोई समझाने वाला नहीं है तब तक बहुत मुश्किल है एक खातून के लिए इन चीज़ों को चेक में रखना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन देखिए अगर किसी खातून को ये अवेयरनेस है ना कि मेरे साथ ये मसाइल चल रहे हैं, पहली बात है आपने एडमिट करना है कि हाँ मैं मतलब कि मेरी सोचों में ये मसले आ रहे हैं, मेरे बिहेवियर में ये चेंजेस आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, आप अब तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, आपने सही। किस तरह से ख़ुद को पॉजिटिव रखना है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ रिसर्चर कि आपकी ज़िंदगी के अंदर नमाज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, 5 वक्त की स्पिरिचुअलिटी। नमाज और इसके अलावा सूरत रहमान सही। रहमान की तिलावत जो लोग रोज़ सुनते हैं, क्योंकि इस पे बाकायदा रिसर्च हो चुकी है सूरत रहमान पे, डिप्रेशन को डील करने के लिए सूरत रहमान का बहुत अहम रोल है। यानी स्पिरिचुअलिटी का जो है स्पिरिचुअलिटी से वो आप connected इंसान रहें। को बहुत इसके पॉजिटिविटी अलावा की तरफ मेडिटेशन जाता की है। तरफ आप जाएं। सही। मेडिटेशन, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके मसाइल ज़्यादा हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चाहिए कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें। सही। मैरिड ख़वातीन की हम बात हाँ, कर यहाँ रहे हैं, जो 40 हम प्लस की डिस्कशन हम की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये भी एक फैक्टर हमने देखा है कि एक इमोशनल निगलेक्ट बहुत नज़र आता है इमोशनल निगलेक्ट। कि ये लोग इस चीज़ को कंसिडरेशन में ही नहीं लेके आते कि जज्बाती तौर पर या इमोशनली कोई डिस्टर्ब है, जब तक कि आपको बुखार ना हो जाए, जब तक कि आपका बीपी बहुत हाई ना हो जाए या फिज़िकली आपकी बॉडी पे कोई वुंडिंग ना हो जाए, कहीं पे चोट नज़र ना आ जाए, तब तक ये नहीं कंसिडर किया जाता कि कोई किसी फेज़ से गुजर रहा है, बिल्कुल ख़ासकर ऐसा ही है। इमोशनली। इमोशनल तो ये इमोशनल नेगलेक्ट का बताइएगा कि ये डिवोर्स में कैसे रोल प्ले कर रहा है? इमोशनल निगलेक्ट की अगर हम बात करें, पहली बात है इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। लोग इसको कंसिडर करते ही नहीं है कि कोई इमोशनल, किसी का इमोशनल डैमेज भी हो सकता है, इमोशनल डैमेज की वजह से कोई किस हद तक जो है वो बीमार हो सकता है। सही। ठीक है, अगर हम बात करें अब्यूज़ की बात करें ना, अब्यूज़ के अंदर 4th फॉर्म आती है इमोशनल निगलेक्ट की। निगलेक्ट अब्यूज़ में कंसिडर होता है अब। सही। तो इमोशनल निगलेक्ट की वजह से इंसान की पूरी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सही। और अगर हम बात करें मैरिड वीमेन की, उन्हें अगर इमोशनल सपोर्ट ना मिले, इवन अगर हम बच्चे की भी बात करें, छोटा बच्चा जो होता है जो बोल नहीं सकता, वो भी उसकी भी इमोशनल बॉन्डिंग्स होती हैं बाकियों के साथ। तो बिल्कुल। एक बड़ा इंसान जो समझदार है उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर वो इमोशनल बॉन्डिंग आपकी नहीं होगी तो फिज़िकल इंटीमेसी तो वैसे ही स्टेज पे आके काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सही। इंसान को स्टेज पे ज़रूरत ही होती है, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब अगर आप अपने पार्टनर से बैठ के डिस्कशन करते हैं, जो भी आपके इश्यूज़ चल रहे हैं उन्हें आप डिस्कस करो तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि एक खातून मेनोपॉजल स्टेज में जा चुकी है, ओवर 40 जा चुकी है, तो जो फिज़िकल इंटिमेसी है वो कम हो चुकी है। ये भी वजह है कि वो डिटैचमेंट महसूस कर रही है, इसका भी ये कोई वजह किरदार भी है? क्योंकि ये वो स्टेज है जब फिज़िकल इंटीमेसी कम हो जाती है। इसके अलावा लिबिडो, जो आपके अंदर एनर्जी होती है, वो भी कम हो चुकी होती है। तो बेसिकली औरत फिर शायद ख़ुद को फ़िज़िकली उतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं समझती। ये वो टाइम है जब औरत को सिर्फ साइकोलॉजिकल चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही। एक फ़िज़िकल नीड तो होती है पार्टनर की, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यानी फिज़िकली किसी के प्रेजेंट होने से ज़्यादा इमोशनली आपके साथ इमोशनली प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। ऐसा ही है। क्योंकि होता ये है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ बैठे तो होते हैं, लेकिन वो फिज़िकली तो एक दूसरे के अराउंड हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं इमोशनली होते, कनेक्ट ही नहीं इमोशनली है किसी लेवल कनेक्टेडनेस पर। नहीं है। सही। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, वहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ रहते तो साथ में ही हैं, जी। लेकिन उनके अंदर इमोशनल कनेक्टेडनेस नहीं होती, जिसकी सही। वजह से फ़िज़िकली साथ रहने के बावजूद भी ख़ातून ख़ुद को अकेला महसूस करती है। और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो उसको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अगर मैं इस शख्स के साथ ठीक नहीं है तो मैं फिर डिवोर्स की तरफ ही चली जाती हूँ। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो इंसान को डिवोर्स की तरफ या इवन सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ ले जाते हैं। यानी सिर्फ डिवोर्स एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये हम देख रहे हैं कि एस्केप के रास्ते हैं। एस्केप के कुछ रास्ते तो हैं। ख़वातीन अगर डाइवोर्स ले सकती हैं, अपने आप को फाइनेंशियली समझती हैं कि वो केटर कर लेंगी तो वो डिवोर्स ले लेती हैं। जो नहीं कर पाती उनके अंदर डाइवोर्स रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यानी सफोकेशन उनके अंदर इस कदर बढ़ती जाती है। इस कदर बढ़ती जाती है। इसके अलावा वो फिर सुसाइडल अटैम्प्ट्स की तरफ चली जाती हैं, या फिर मतलब बच्चों को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया। और डिवोर्स ना लेने की एक वजह ये भी है कि बच्चों की वजह से कनेक्टेड रहती हाँ, यही हैं। मैं आपसे अगली बात पूछने वाली थी कि मेरे बच्चे छोटे हैं या बच्चे भी बड़े हो हों, जाएं, कितने भी हों, बच्चों उनका की क्या शादियां रोल होता करनी है? फिर उसमें फ़ादर का रोल बड़ा ज़रूरी होता है।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, और ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से सोसाइटल प्रेशर है एक औरत के ऊपर कि उसने एक टॉक्सिक या इमोशनली जो निगलेक्ट रिलेशन है उसके साथ उसने कनेक्टेड ही रहना है अपनी ज़ात को भूल कर। क्योंकि सही। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये समझा जाता है कि एक औरत है तो वो अगर शुरू से ये सारी जिम्मेदारियाँ करती आ रही है, उसने अभी भी करनी है, उसके साथ कहाँ पे है वो कोई कंसिडर नहीं करता। उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, वो इमोशनली क्या फ़ील कर रही है, वो फिज़िकली क्या फ़ील कर रही है, कोई नहीं ये चीज़ फ़ील करता। इसके अलावा अगर हम ये देखें ना 40 प्लस में, तो 40 प्लस में औरत की एनर्जी भी कम हो जाती है, औरत फिज़िकली उस तरह से एक्टिव नहीं रहती सही। जिस तरह से वो शादी के तो पहले ये क्या वाले ये ईयर्स ये में रहती थी। हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो रहा होता है? एक हम एज देखते हैं फैक्टर कि भी है। जो कंपेयर टू मेन अगर हम देखें बंदे 40s में तक रिलेटिवली वो फिर भी फिट होते हैं। ये क्योंकि ऑफ कोर्स उनके भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बिल्कुल। बात नहीं की जाती, जो करनी चाहिए। लेकिन ख़वातीन के इश्यूज़ के बारे में तो बिल्कुल बिल्कुल ही बात नहीं होती, बात नहीं स्पेशली की मेनोपॉज जाती के है। बारे में बात तो नहीं होती। ये जो थकावट और ये जो उनके ऊपर फिज़िकल इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, क्या ये ज़्यादा साइकोलॉजिकली प्रेशर में रहने की वजह से भी बढ़ रहे हैं ख़वातीन पे कि वो फ़िज़िकली जो उनकी फ़िटनेस है वो भी मुतासर होती है फिर? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इश्यूज़ दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। सही, सही। ठीक है, अभी हम एक बात कर रहे थे कि हमारे जो मैरिटल कपल्स हैं वो एक दूसरे से बात नहीं करते। कभी-कभार एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है। आप एक बहुत लंबे अरसे तक 10 साल तक या 5 साल तक अगर आपके दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है तो आप अकेले बैठ के एक दिन चीज़ें सॉर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा तो ही है। यहाँ पे हमने देखा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर बड़ा कॉमन है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो मैरिटल थेरेपीज़ लेते हैं। वो जाते हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के पास, मर्द अपनी बातें बताता है, औरत अपनी बातें बताती है, और एक मीडिएशन के लिए एक तीसरा बंदा होता है जो बाहर से है, जो घर का हिस्सा नहीं, क्योंकि घर के लोग तो फिर ओपिनियंस बना लेते हैं ना, वो मुश्किल हो जाती है। तो हमने देखा है कि थेरेपी जो है वो पाकिस्तान जैसी जगहों पे थेरेपी का, खासकर मैरिटल थेरेपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैरिटल थेरेपी के बारे में अब लोगों में अवेयरनेस आई है, अच्छा। लेकिन लोग बहुत कम जो हैं वो काउंसलिंग करवाते हैं, मैरिटल काउंसलिंग तरफ बहुत कम, क्योंकि लोग इसको कोई प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे पॉडकास्ट की तरफ से लोगों को बताएं कि भाई मेडिकल थेरेपी होती क्या है। पहली बात तो ये मैरिटल है, सॉरी, थेरेपी जो मैरिटल थेरेपी है वो होती क्या है? मैरिटल थेरेपी बेसिकली वो थेरेपी होती है जिसके अंदर जो कपल होते हैं वो जिस भी तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं वो किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ताकि उन्हें कोई ना कोई वे आउट बता दिया जाए। इसके अलावा ये सिर्फ जॉइंट फैमिली में रहने वाले कपल्स की बात नहीं हो रही, जो कपल सेपरेट भी रहते हैं उनके बारे में भी, या अगर किसी कपल को अपने बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या यूँ आप कह लें कि कोई ये भी एक फैमिली है जिन्हें प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक साथ सरवाइव करने में, एक साथ गुजारा करने में, रहने में, या सम टाइम आते हैं लोग कहते हैं कि मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता अपने जी। पार्टनर के साथ। तो वो गुजारा ना करने के पीछे क्या वजूहात हैं, उन वजूहात को हम फाइंड आउट करते हैं, उन वजूहात का सल्यूशन निकालना बड़ा ज़रूरी होता है, कोई ना कोई वे आउट निकालते हैं कि वो पहले की तरह हैप्पीली कपल की तरह रहना शुरू तो कर हम ये दें। कह सकते हैं कि अगर लोग थेरेपी की तरफ आ जाएं, खासकर कंबाइन कपल्स थेरेपी की तरफ आ जाएं, तो डिवोर्स रेट को थोड़ा हम देख सकते हैं कि मैनिपुलेट हो सकता है, या ये जो शरह बड़ी थोड़ा नहीं, तेज़ी से काफ़ी बढ़ हद रही तक है। कम हो सकता है, लेकिन सही। जो मैरिटल थेरेपी है ना इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स ही थेरेपी की तरफ आएँ। सही। और मोस्टली जो मर्द होते हैं उन्हें ये थेरेपी की तरफ लेके आना मुश्किल काम होता है, क्यों ये इन्फीरियॉरिटी क्यों महसूस होती है लोगों को क्योंकि उन्हें लगता है थेरेपी कि में ऐसा थेरेपी क्या शायद चीज़ है? थेरेपी एक वो चीज़ है जो सिर्फ पागल लोगों को ही दी जाती है। एक स्टिग्माटाइजेशन है ना हमारी सोसाइटी में जी। कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है। बात मैं फिर वही करूँगी कि पहली बात है आप थेरेपी उस सूरत में लोगे जब आप किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे। बिल्कुल। जब आपने किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझना नहीं है तो फिर थेरेपी किस चीज़ की। तो इस चीज़ को किस हद तक नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये जब हम महसूस करते हैं तो हम पागल नहीं हो गए, हम किसी फेज़ से या किसी प्रॉब्लम से या किसी उलझन से गुजर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ को ऐसा ही है। नॉर्मलाइज किस हद तक करने की ज़रूरत है कि ख्वाह मर्द हो या औरत हो, उसको बहुत ज़रूरी है कि वो इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझे और फिर उसके बाद उसको आके कंसल्ट करे। ये बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में, और इसके लिए सिर्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सही। आप अवेयरनेस दें लोगों को, थ्रू डिफरेंट चैनल्स अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है ना, जब अवेयरनेस होगी तो लोग उसे कंसल्ट किए बगैर भी डील कर सकते हैं। जो माइनर प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कंसल्ट किए बगैर भी डील किया जा सकता है। बिल्कुल।
तो इसमें हम अगेन देखते हैं कि वही कम्युनिकेशन वाली बात है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास करके जब औरत जो है वो 40s के पास आती है। साइकिल है, कम्युनिकेशन गैप है तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होंगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वे ऑफ एस्केप ढूंढेगा इंसान। सही, तो हम देखते हैं कि 40 एक ऐसा ब्रिंक पॉइंट कह सकते हैं कि वो वाली जगह आ जाती है जब औरत आइसोलेट भी है, उसके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, फिज़िकल चेंजेस भी हो रहे हैं, इमोशनल नेगलेक्ट भी फेस कर रही है, इंटीमेसी कम हो चुकी है और इमोशनल नीड्स उसकी केटर नहीं हो रही, जो ज़्यादा कंबाइन हो के उसको एक फ़रार का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर करती है कि या तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ चली जाती है या फिर वो डिवोर्स की तरफ आखिर में मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो खातून हो या मर्द हजरात हो, उनको पैगाम क्या देना चाहेंगी कि ये शरह क्यों बढ़ रही है और क्या चीज़ें हैं जिनको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम इसको इन चेक रखें। अच्छा, मैं लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन गैप आपका बहुत कम होना चाहिए। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होंगी, और अगर हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप नॉर्मल बात भी अपने पार्टनर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन गैप, सेकंड थिंग अवेयरनेस, डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, और वो मदर्स स्पेशली मैं उन मदर्स को कहना चाहूँगी कि वो मदर्स जिन्हें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है इन चीज़ों के बारे में, अपने बच्चों को ज़रूर ये चीज़ें सिखाएं ताकि उनकी लाइफ में फ्यूचर में जाके ऐसी चीज़ें ना हों और डिवोर्स रेट हमारा कम हो सके। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसकी 40+ एज में जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो रही और आपकी जो शादी है वो ठीक तरह से नहीं चल रही, तो आपने ज़रूर कंसल्ट करें, या आपको किसी भी तरह के कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट को या किसी काउंसलर को ज़रूर कंसल्ट करें ताकि हमारी सोसाइटी में जो डिवोर्स रेट है वो कम हो जाए। वॉइस ऑफ वर्ल्ड की जानिब से हम उन तमाम ख़वातीन को जो 40 या 40+ की उम्र में हैं ये कहना चाहते हैं कि आप आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं हैं, इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, यूनानिमसली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, जहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं कि आप किन मराहिल से गुजर रहे हैं। फॉर एवरीबडी एल्स लेट्स ब्रेक द स्पिरिट ऑफ साइलेंस, जहाँ पे ख़वातीन साइलेंटली सफ़र कर रही हैं और उसके बाद फिर वो इस नहज पे आ रही हैं कि वो तलाक़ लेने पर मजबूर है। एवरीबडी इज़ ओपन टू डिस्कस, इस टैबू को ख़त्म करें, इस स्टीरियोटाइप को ख़त्म करें, एंड लेट्स स्टार्ट अ फोरम वेयर पीपल आर ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।